नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी का सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। एक किरण पब्लिकेशन का बुक है, 1 से लेकर 4 सेट तक हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सोल्यूशन की ओर चलते हैं एकदम विस्तार से। एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन दे ही देते हैं। ठीक है, अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए, अगर आप सेट मारना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहां पर आपको फुल सेट का पीडीएफ प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। है मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने तरफ से एक सपोर्ट अवश्य करें दोस्तों, ये आपसे निवेदन है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलता है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके और खंभात की खाड़ी में जाकर मिलता है। खंभात की खाड़ी में जाकर क्या होता है, मिल जाता है। एक है दोस्तों ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से होता है दोस्तों। इसकी सहायक नदी की बात करते हैं, एक सेकंड दोस्तों, इसकी सहायक नदी बात करते हैं तो बोरी पूर्णा पंजरा। ठीक है दोस्तों, बोरी पूर्णा पंजरा, ये सभी जो है ताप्ती की सहायक नदी है। महानदी की बात करते हैं तो महानदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के रायगढ़ जनपद से होता है। रायगढ़ जनपद से होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो जोक नदी, तेल नदी, ब्राह्मणी नदी, जोक नदी, तेल नदी, ब्राह्मणी नदी, ये सभी जो है महानदी के सहायक नदी है। कावेरी नदी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका उद्गम जो है कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पर्वत से होता है। कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पर्वत से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो अमरावती, हेमावती, भावनी और काबनी, ये सभी जो है इसका सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? आप लोग को मालूम होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है 1995 में हुआ था। 1995 में। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ का 164 सदस्य है। 164 सदस्य। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है? सबसे अधिक समय जो है बृहस्पति लगाता है। बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह की बात करते हैं तो गेनीमेड है। गेनीमेड जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के साथ साथ जो है यह सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह के उपग्रह की बात करते हैं तो फोबोस और डिमोस किसका है? मंगल ग्रह के उपग्रह है। शुक्र, आप लोग को एक क्वेश्चन मालूम होगा शायद, शुक्र और यूरेनस जो है एक ऐसा ग्रह है जो कि उल्टा घूर्णन करता है। ठीक है, उल्टा घूर्णन करता है। कौन? शुक्र और यूरेनस। बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा। चंद्रमा को जो है ग्रहों की रानी के नाम से जानते हैं। ग्रहों की रानी के नाम से जानते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। नीला ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? पृथ्वी। ठीक है, नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 4। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में? एस राधा कृष्णन के उपलक्ष्य के रूप में जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं। एस राधा कृष्णन ने उपराष्ट्रपति का पद जो है 1952 से 62 तक संभाला था। 1952 से 62 तक। इनको जो है 1954 में भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया था। बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाते हैं। महाकवि दिवस 11 सितंबर को मनाते हैं। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। एक बार और बोलते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, महाकवि दिवस 11 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत के प्रथम लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बताइएगा कब हुआ था दोस्तों? 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1556 में हुआ था।
56 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर को जो है विजय प्राप्त हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ था। 1761 में किसके बीच दोस्तों? तो अहमद शाहअब्दालिया और मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, अहमद शाहअब्दालिया और मराठा के बीच। शेर शाह सूरी ने कुछ युद्ध किए थे, उसका विवरण देखते हैं। एक चौसा का युद्ध किया था, कब हुआ था? 1539 में हुआ था। एक बिलग्राम का युद्ध किया था, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। बिलग्राम के युद्ध के बाद ही शेर शाह ने जो है दिल्ली के गद्दी पर जो है स्थापित हो गया था। ठीक है, दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 की ओर। किसने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था? तो राजा हरिश्चंद्र का निर्माण जो है दादा साहेब फाल्के ने किया था। दादा साहेब फाल्के ने कब किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1913 में किया था। हरिश्चंद्र फिल्म जो है पहली पूर्ण भारतीय फीचर फिल्म है। ठीक है, पहली पूर्ण भारतीय फीचर फिल्म कौन है? राजा हरिश्चंद्र फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 7, किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना किया था? यहाँ गीत नहीं दोस्तों, गान होगा। ठीक है, याद रखिए गान होगा। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किस नाम से किया था दोस्तों? ये भारत भाग विधाता के नाम से, भारत भाग विधाता के नाम से जो है इसको रचना किया था। बताइएगा जनगण मन जो है, ये जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय गान का जो है गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो 20 सेकेंड मात्र है। ठीक है, राष्ट्रीय गान के गाने का समय 52 सेकेंड और शॉर्ट फॉर्म कितना? 20 सेकेंड है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला का रचना भी किया था। एक है दोस्तों राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है कौन दोस्तों? राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम। वंदे मातरम आप लोग को मालूम होगा। वंदे मातरम का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका रचना जो है 1870 के दशक में हुआ था। 1870 के दशक में हुआ था और 1882 में आनंद मठ में शामिल कर दिया गया था। आनंद मठ में जो है इसको शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना है? 65 सेकेंड। कितना है दोस्तों? 65 सेकेंड जो है राष्ट्रीय गीत गाने का समय है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। तमसा कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोक मंच है? तमसा जो नृत्य है यह महाराष्ट्र का है। कहाँ का दोस्तों? महाराष्ट्र का। बताइएगा बंगाल का लोक नृत्य कौन कौन से है? तो बंगाल का लोक नृत्य की बात करते हैं तो बाउल, बाउल, कीर्तन, जात्रा, बाउल, कीर्तन, जात्रा, कोठी, ढाली, ये सभी जो है बंगाल का लोक नृत्य है। गुजरात का नृत्य की बात करते हैं तो गुजरात में गारबा, डांडिया, गारबा, डांडिया, भवई, ये सब जो है गुजरात का लोक नृत्य है। तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन है दोस्तों? सबसे प्रसिद्ध भारत नाट्यम। भारत नाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। त्रिपुरा की राजधानी है, तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। सिक्किम की राजधानी दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में जो है टोटल 5 अस्थायी सदस्य है। कौन कौन है दोस्तों? एक है रूस, चीन, यूके, यूएसए और एक फ्रांस। ठीक है दोस्तों, ये जो है 5 अस्थायी सदस्य है यूएनओ के। यूएनओ का स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। यूएनओ में जो है वर्तमान में 193 सदस्य है। 193वां सदस्य के रूप में दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों। बिना सपोर्ट के आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक सपोर्ट से बहुत ही खुशी मिलती है दोस्तों, तो कृपया कर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर अच्छा लग रहा है तो कम से कम कमेंट में गुड तो जरूर लिखें दोस्तों अपने तरफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 1। यह पुस्तक जो है, यह पुस्तक 1942 से 46 के मध्य, 1942 से 46 के मध्य अहमदनगर किला में लिखा था। अहमदनगर किला में लिखा था। ठीक है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ और भी पुस्तक है, जैसे विश्व इतिहास की झलक और एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये दोनों पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही पुस्तक है। महात्मा गांधी जी के पुस्तक कौन कौन है दोस्तों? एक है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज।
और एक जो है सप्त महाव्रत, सप्त महाव्रत। ये सही पुस्तक किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। बताइएगा दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। क्वेश्चन नंबर आइएगा 12 की ओर। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु वर्ष निर्धारित किया गया है। तो मतदान की आयु जो है, मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। पहले जो है 1989 तक, याद रखिएगा 1989 तक जो है इसका एज कितना था? 21 साल तक था। ठीक है, 21 साल। 1989 में एक कानून बनाया गया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। इसके तहत जो है वोट देने का उम्र 21 साल से घटा करके जो है 18 साल कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 21 साल से घटा करके 18 साल। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है अनुच्छेद 326 के तहत है। ठीक है, और चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 के तहत है। चुनाव आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 के तहत। और मतदान देने की आयु जो है, जो मतदान दे सकते हैं उसके लिए अनुच्छेद 326 के तहत है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की ओर। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? आदिवासी महासभा गठन जो है 1938 में हुआ था। इसका गठन रांची में हुआ था। रांची में इसका गठन हुआ था जयपाल मुंडा के द्वारा। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है इसका गठन हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, इसका अध्यक्ष कौन था? तो एक सेकंड दोस्तों, त्रियोडर सुगरीन जो है, त्रियोडर सुरीन इसका प्रथम अध्यक्ष थे। त्रियोडर सुरीन जो है इसका प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14। मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ किसने किया था? मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ मजार उल हक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? प्रथम कठपुतली मुगल सम्राट जहांदार शाह था। ठीक है दोस्तों, जहांदार शाह। जहांदार शाह के शासनकाल 1712 से 1713 के बीच था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते थे। लंपट मूर्ख किसे कहते थे? जहांदार शाह को। एक है दोस्तों बहादुर शाह। बहादुर शाह किसका पुत्र था? और औरंगजेब का। और औरंगजेब का पुत्र कौन था? बहादुर शाह था। बहादुर शाह का जो है पहले एक और अन्य नाम था जिसे कहते हैं मुअज्जम। मुअज्जम, बहादुर शाह का अन्य नाम क्या था? मुअज्जम। साहिब बेखबर के नाम से किसे जानते हैं? बहादुर शाह को। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह के। बताइएगा घिरनित कायर किसे कहते हैं? घिरनित, घिरनित कायर के नाम से किसे जानते हैं? फर्रुखसियर को जानते हैं। एक है दोस्तों मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। रंगीला बादशाह के नाम से किसे जानते हैं? मोहम्मद शाह को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आइएगा 16 की ओर। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य है, कौन सा वाद्य है? सारंगी है दोस्तों। ठीक है, सारंगी। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर नाम सुने होंगे, पंडित रविशंकर, ये जो है संतूर वादक थे। एम.एस. गोपाल कृष्णन, एम.एस. गोपाल कृष्णन ये वायलिन वादक थे। ठीक है दोस्तों। एक है दोस्तों पाल घाट मणि, पाल घाट मणि ये जो है मृदंग वादक थे। पाल घाट मणि मृदंग वादक थे। क्वेश्चन नंबर आइएगा 17 की ओर। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? बहुकारक का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइएगा 18 की ओर। भारतीय सेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? कौन सा होता है दोस्तों? एडमिरल, ऑप्शन नंबर सी। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों। एक जो है सेना दिवस कब मनाते हैं? सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं सेना दिवस। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। कहता है इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों बताइएगा। कहता है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना है। रुपया डॉलर विनिमय दर कम करना है, ये गलत है। भू राजस्व में 50% की कमी करना है, ये बिल्कुल सही है। राजनीतिक कैदियों को मुक्त करना है यानी रिहा करना है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइएगा दोस्तों 20 की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो है 21 जून को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं? दिन और बराबर रात, यानी दिन रात जो है बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को।
क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों। कहता है तंजानिया की राजधानी कौन है? तंजानिया की राजधानी जो है नैरोबी है। केनिया, एक सेकंड दोस्तों, तंजानिया की राजधानी कौन है दोस्तों? डोडमा है। ठीक है, तंजानिया का डोडमा है दोस्तों। केनिया का राजधानी नैरोबी है। नामीबिया का विंडहोक। मोरक्को के रबात। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 की ओर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय जो है भारत के गवर्नर कौन थे दोस्तों? मालूम होगा आपको, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल 1899 से 1905 था। 1899 से 1905। बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में शुरू हुआ था। इसी दिन जो है रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। बताइएगा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1902 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। अब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना 1904 में हुआ था। 1904 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। एक है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कुछ पुस्तक है, आप लोग को मालूम होगा। गीतांजलि, गीतांजलि, गोरा, चित्रांगदा, चित्रांगदा, पोस्ट ऑफिस, ये सभी का लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? CR दास ने किया था। 1923 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? वर्षा मेघ को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 की ओर। एक सेकेंड। कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है वैंकूवर से हेलिफैक्स के मध्य चलती है। वैंकूवर से हेलिफैक्स के मध्य यह रेलवे जो है, यह रेलवे 16 फरवरी 1881 को शुरुआत किया गया था। टोटल जो है 20,000 किलोमीटर की दूरी सफर करता है। ठीक है दोस्तों, 20,000 किलोमीटर। किसको जोड़ता है? तो कनाडा एंड यूएसए, कनाडा एंड यूएसए के बीच चलता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? घोषणा करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास अनुसूची 5 के तहत और अनुच्छेद 244 के 1 के तहत जो है प्राप्त होता है। ठीक है, बताइएगा प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 के तहत। पुनर्निर्वाचन जो है अनुच्छेद 57 के तहत। महाभियोग 61 के तहत। शपथ 60 के तहत शपथ लेगा। इसका क्षमादान जो है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है अनुच्छेद 164 के तहत। उपराष्ट्रपति का नियुक्ति अनुच्छेद 66 के तहत। जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा उसके स्थान पर, अनुच्छेद 65 के तहत। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत है। और राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 212 में क्या है दोस्तों? तो राज्यों के लिए राज्य विधानमंडल के कार्यवाही से संबंधित है। राज्य विधानमंडल के कार्यवाही संबंधित अनुच्छेद 212। एक है दोस्तों अनुच्छेद 214, मालूम होगा आपको, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद 214 के तहत। 215 में क्या है? तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215 के तहत। और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 के तहत। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का स्थापना। क्वेश्चन नंबर बताइएगा 27 की ओर आते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्यांकी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितना पहुंच गया है? तो भारत की जनसंख्या जो है 1.4639 बिलियन पहुंच गया दोस्तों। 1.4639 बिलियन। इसके अनुसार जो है भारत की जनसंख्या
विश्व में नंबर 1 है, नंबर 1। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल में कितना है दोस्तों, 7वां स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती जो है पशुपालन के साथ साथ फसल को उत्पादन करना, पशुपालन के साथ साथ जो है फसल को उत्पादन करना जो है मिश्रित कृषि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। इसका शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो शुरुआत जो है 2008 में हुआ था। वाहिनी दरबार समाचार पत्र जो है 2008 में शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं दोस्तों। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें गुरु है, सिखों के 5वें गुरु। इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य जो है हरमंदर साहब का निर्माण कराया था। हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अंगद देव की बात करते हैं तो यह सिखों के दूसरे गुरु है। ठीक है दोस्तों, गुरु अंगद देव जो है सिखों के दूसरे गुरु है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव को प्रारंभिक नाम क्या था? इसको जो अन्य नाम लहना के नाम से भी जानते थे। गुरु रामदास ये सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है दोस्तों, सिखों के चौथे गुरु थे। इन्होंने अमृतसर जलाशय का निर्माण कराया था। अमृतसर जलाशय का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? गुरु रामदास ने करवाया था। गुरु आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग 2026 में किस शहर को छात्रों के लिए सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है? 2026 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे किफायती शहर दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 32। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन थे? तो पहली बार भारत पर आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर आक्रमण जो है 711 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, 711 ईस्वी में किया था, जो कि असफल रहा था। ठीक है, असफल रहा था पहला बार। 712 में जब आक्रमण किया था तो यह सफल आक्रमण रहा था। याद रखिएगा, 711 में असफल रहा था और 712 में जो है सफल आक्रमण किया था। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण किया था, यह जो है अरब था। अरब, इसका संबंध कहां से था? अरब से था। तो जिस समय जो है मोहम्मद बिन कासिम या फिर अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था 712 में, ठीक है, उस समय जो है किसका शासन था? तो उस समय जो शासन जो था राजा दाहिर के शासन था। ठीक है, राजा दाहिर के शासन था। गजनी की बात करते हैं दोस्तों, गजनी या फिर गजनबी, गजनी या फिर गजनबी। बताइएगा दोस्तों, अपने पिता के काल में गजनी कहाँ के शासक थे? अपने पिता के काल में गजनी कहाँ के शासक थे? याद रखिएगा, खुरासन के शासक थे। ठीक है, खुरासन के शासक थे। गजनी ने भारत पर आक्रमण जो है टोटल 17 बार किया था। ठीक है, इन्होंने पहला आक्रमण जो है 1001 में किया था और अंतिम आक्रमण जो है 1027 में किया था दोस्तों। अंतिम आक्रमण कब किया था? 1027 में। सबसे चर्चित आक्रमण जो था सोमनाथ पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण जो है 1025 में किया था। याद रखिएगा, सोमनाथ पर आक्रमण जो है, सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? 1025 में। इसका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? मृत्यु जो है 1030 में इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, आते हैं दोस्तों मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी जो है भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो सबसे पहला आक्रमण जो है 1175 में किया था मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी के समय में ही तराइन का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम विश्व युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। मोहम्मद गोरिया और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरिया और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुआ था। वही मोहम्मद गोरिया और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की विजित हुआ था, यानी जीत गया था। एक है दोस्तों चंदावर का युद्ध, आप लोग को मालूम होगा शायद चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। 1194 में मोहम्मद गोरिया और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी का जीत हुआ था दोस्तों। मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 33 की ओर। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अनुसार कौन सी संपत्ति यूरो को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार बन गई है? कौन सी संपत्ति है दोस्तों? सोना। ठीक है, याद रखिएगा, सोना। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया से गुजरता है।
कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरता है। भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देशों से होकर गुजरता है, ठीक है, टोटल 13 देशों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 की ओर। कहता है एक कुकी है। कुकी क्या है दोस्तों? तो कुकी जो है उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में सभी जानकारी को संग्रहित करता है। कुकी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइएगा 35 की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 51.5% है। अगर साक्षरता दर, बिहार के साक्षरता दर की बात करते हैं, साक्षरता दर की बात करते हैं तो कितना है दोस्तों? 61.8% जो है साक्षरता दर है। यहाँ तो महिला हो गया। अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो पुरुष 71.20% है। अब महिला कितना है दोस्तों? महिला 51.5% महिला साक्षरता दर है। बताइएगा दोस्तों सबसे सबसे जो है अधिक साक्षर जिला कौन है? सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है? सबसे अधिक साक्षर जिला जो है रोहतास है। कौन है दोस्तों? रोहतास जो है सबसे अधिक साक्षर जिला है। सबसे कम साक्षर जिला की बात करते हैं, सबसे कम, तो यह पूर्णिया है। याद रखिएगा, पूर्णिया है। बताइएगा दोस्तों बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है दोस्तों? शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला शेखपुरा है। बताइएगा दोस्तों बिहार के लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात की बात करते हैं, लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 है, 918। अगर बाल लिंगानुपात की बात करते हैं, बाल लिंगानुपात, तो यह जो है 935 है। ठीक है, बहुत सा क्वेश्चन बना दिया दोस्तों इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे 37 की ओर। निम्न में से कौन सी विनिवेश आयोग से संबंधित है? कहता है विनिवेश आयोग से संबंधित कौन है दोस्तों? जीबी रामकृष्णा। जीबी रामकृष्णा जो है विनिवेश आयोग से संबंधित है। विनिवेश आयोग की स्थापना जो है 1996 में हुआ था। 1996 में इसका प्रथम अध्यक्ष के रूप में जीबी रामकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर आइएगा 38 की ओर। केजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। केजाइल कुम रेगिस्तान जो है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो उपयुक्त में से सभी, ठीक है दोस्तों। केजाइल कुम रेगिस्तान जो है मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य एशिया में है, स्थित है। केजाइल कुम रेगिस्तान का अधिकांश भाग जो है कजाकिस्तान में और तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। एक मिनट दोस्तों, केजाइल कुम रेगिस्तान के अधिकांश भाग कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसका कुछ भाग जो है, इसका कुछ भाग कहाँ पड़ता है? कुछ भाग तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, केजाइल कुम रेगिस्तान के अधिकांश भाग कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पड़ता है। एक छोटा सा भाग यानी कुछ भाग जो है तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। यह जो है मध्य एशिया में स्थित है। चलिए क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शीत मरुस्थल बताइए कौन है दोस्तों? तो शीत मरुस्थल जो है गोबी है। विश्व का सबसे शीत मरुस्थल गोबी है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? शुष्क मरुस्थल, तो शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं तो आटाकामा है। ठीक है दोस्तों, आटाकामा जो है शुष्क मरुस्थल है। एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? एशिया का थार है। ठीक है, एशिया का थार है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 की ओर। एक जियोम-4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? एक जियोम मिशन के तहत जो है शुभांशु शुक्ला बने हैं। ठीक है, शुभांशु शुक्ला एक जियोम-4 मिशन के तहत। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर। गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था? कहता है गया में कांग्रेस अधिवेशन के महत्वपूर्ण विषय के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह था। बताइएगा दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 1940 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास कर रहे थे, CR दास। ठीक है, जिसका अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास कर रहे थे। गया अधिवेशन 1922 के। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 की ओर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन था? प्रथम सत्याग्रही बताइए कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा विनोबा भावे जो था इसका प्रथम सत्याग्रही था। और इसका स्टार्ट जो है किसने किया था? आरंभ जो है महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 41। नई प्रस्तावित मूल स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई है? किसके द्वारा? तो प्याज और आलू
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 42 की ओर। 42 की ओर कहता, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है। संसद जो है कोई भी निर्णय देगा तो उसको समीक्षा करने का अधिकार अनुच्छेद 137 के तहत होता है। अनुच्छेद 137 के तहत होता है। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 1950 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन जो है अनुच्छेद 125 के तहत मिलता है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 127 के तहत होता है। एक है दोस्तों संघीय न्यायालय। बताइएगा संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 1937 में हुआ था, 1937 में हुआ था। बताइएगा दोस्तों अनुच्छेद 135 में क्या वर्णित है, तो अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण से संबंधित, अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण से संबंधित अनुच्छेद 135 है। अनुच्छेद 143 में कहता है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति, एक सेकेंड, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है कानूनी सलाह ले सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है। ठीक है, कानूनी सलाह ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला की बात करते हैं किशनगंज है दोस्तों। ठीक है, पश्चिम में कौन है, पश्चिम में अररिया है। ठीक है, पश्चिम में अररिया जो है पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 44 की ओर। अच्छा, इसी के साथ एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों, बिहार के कितना जिला जो है नेपाल के साथ लगता है, तो नेपाल के साथ जो है टोटल 7 जिला लगते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ टोटल 7 जिला लगते हैं। कौन कौन से है दोस्तों, एक तो है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है दोस्तों सीतामढ़ी, फिर मधुबनी अररिया, एक है दोस्तों किशनगंज। ये 7 जिला जो है नेपाल के साथ लगता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 44 की ओर। 44 में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा, कहता निम्न कथनों पर विचार करें। पहला में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपर्युक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है। किसके द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव की बात करते हैं तो इसका निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है। पुनर्निर्वाचन जो है अनुच्छेद 57 के तहत होता है। ठीक है, निर्वाचन 54 और पुनर्निर्वाचन जो है अनुच्छेद 57 के तहत। अनुच्छेद 58 के तहत क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के अहर्ताएं का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में क्या है दोस्तों, महाभियोग, अनुच्छेद 61, और क्षमादान जो है अनुच्छेद 72 के तहत। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 66 के तहत होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के तहत। इसका शपथ के बारे में बात करते हैं। शपथ जो है अनुच्छेद 69 के तहत होता है। बताइएगा अगर राष्ट्रपति किसी कारण से नहीं रहा तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति काम करेगा, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में विचार करें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निषेध तत्व प्रयुक्त में से सभी। इसमें शायद कुछ लाइन छूटा हुआ दोस्तों, पता नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 46 की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है एक संविधिक निकाय है। ठीक है, एक संविधिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 47 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी कौन बने हैं, तो पहली जो है महिला क्रिस्टी कोबेंट्री बना है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर कौन है दोस्तों, एक तो हो जाएगा 5वें स्थान पर, तो 5वें स्थान पर ब्राजील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5वें स्थान पर कौन हो जाएगा, ब्राजील की राजधानी कौन है, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया।
या फिर ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी कौन है दोस्तों? ब्राजीलिया। ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है पहला स्थान हो जाएगा रूस का, पहला स्थान रूस का, दूसरा स्थान हो जाएगा कनाडा का, दूसरा स्थान कनाडा का, तीसरा स्थान हो जाएगा यूएसए का, चौथा स्थान किसका हो जाएगा बताइए तो? मिस्टेक कर दिया दोस्तों, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा जो है चाइना के है, तीसरा चाइना का स्थान है, चौथा स्थान यूएसए का है। ठीक है, चौथा स्थान यूएसए का, पांचवा स्थान ब्राजील का है और भारत का स्थान जो है सातवां है। ठीक है, भारत का स्थान सातवां है। जनसंख्या में जो है वर्तमान के अनुसार भारत जो है पहला नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 49 की ओर। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइएगा? कहता हुआ राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये गलत है दोस्तों। राज्य विधान परिषद के 1/4 नहीं 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस क्षेत्र में? तो विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारी आंदोलन, ये सभी के क्षेत्र में राज्यपाल मनोनीत करता है विधानसभा का 1/6 सदस्य को। इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 333 के तहत है। ठीक है। कहता हुआ एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसका प्रावधान अब खत्म हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बताइएगा राज्यपाल की नियुक्ति जो है, राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। क्वेश्चन नंबर आइएगा 50 की ओर। उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है? तो लेटराइट मृदा की उर्वरता कम होती है। बताइएगा लाल मृदा में लाल रंग किस कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण जो है लाल होता है। काली मृदा में काला रंग किस कारण होता है? टेटनीफेरस, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण और ह्यूमस के कारण। टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण जो है इसका रंग क्या होता है? काला होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 51 की ओर। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि? कहता साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्यों होता है दोस्तों? तो पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श को प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र क्या होता है? घट जाता है, इसीलिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 52 की ओर। इसमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? घनत्व प्रवणता को पिकनोक्लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, पिकनोक्लाइन के द्वारा। एसएमपीएस का विस्तार क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़े। ठीक है। कहता एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक 5 डिग्री सेल्सियस है, जल का क्वथनांक जो है 95 डिग्री सेल्सियस है। यदि थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री सेल्सियस ज्ञात करता है तो वस्तु का सही माप क्या हो जाएगा? इसमें जो है सही तापमान जो है 59 डिग्री सेल्सियस दिया हो दोस्तों। ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस जो है ये जो है गलत मतलब गलनांक गलत दिखाता है। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बराबर कर दिए सीधे। तो 59 में से 5 घटा दीजिए और एक जो है यहाँ 95 में से 5 घटा दीजिए। ठीक है। 95 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? C - 0 और बटा में 100 - 0 करके निकाल लीजिए। यहाँ से C के मान निकालिएगा तो C का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 55 की ओर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ के अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय जो है पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा कहता अर्ध आयु मतलब एक से आधा होने में 10 साल लगता है। कितना लगता है? 10 साल। अगले 10 साल में जो है एक सेकंड दोस्तों, अगले 10 साल में जो है 1/2 से कितना हो जाएगा? आधा होकर के 1/4 हो जाएगा अगले 10 साल में। अगर तीनों यहाँ पर देखिए कहता है 3/4। ठीक है। अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/2 + 1/4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/4। तो अगले 20 साल में जो है 10 साल यहाँ 10 साल यहाँ, अगले 20 साल में 1 से कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 की ओर। 1 औंस बराबर होता है, कहता है 1 औंस बराबर कितना होता है? 28.35 ग्राम। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है। ठीक है। 453 ग्राम या फिर 1 पाउंड को हम कह सकते हैं 16 औंस में मापते हैं, 16 औंस में। ठीक है। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम या फिर 16 औंस। एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में 159 लीटर होता है दोस्तों। और 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है? 1 kg
1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड, 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 57 की ओर। अति चालकता का लक्षण है, अति चालकता का लक्षण क्या है दोस्तों? शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 58 की ओर। कथन दिया हुआ है भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना जो है किलोवाट घंटा में करती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका जो घर में जो मीटर लगा होगा उससे गणना किससे करते हैं? किलोवाट घंटा में ही गणना करते हैं, ठीक है। कहता है भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करती है। ये गलत है दोस्तों, ये 60 नहीं होगा, 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर जो है काम करता है, ठीक है। यानी ये सही है और आर क्या है? गलत है दोस्तों। ये सही है और आर गलत है। बताइएगा जो भारत में विद्युत प्रणाली जो है, जो घर में हम लोग विद्युत यूज करते हैं, कितना करते हैं? 220 से 240 वोल्ट का जो है बिजली उपयोग करते हैं, ठीक है। 220 से 240 वोल्ट का। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। कहता है 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है, धारा जो है 0.5 एम्पियर है, तो शक्ति ज्ञात करें। V का मान दिया हुआ 220 वोल्ट, I का मान 0.5 एम्पियर। अगर इसका फार्मूला याद होगा तो P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है दोस्तों, P बराबर V इंटू आई। V का मान कितना हो जाएगा? 220 गुने एम्पियर का मान 0.5 हो जाएगा। अगर इसको गुना करते हैं तो 110 वाट आएगा, ठीक है। 110 वाट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 60 की ओर। कहता है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान की पटरी पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़ों की आवाज को सुनता है तो 2 बार आवाजें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है दोस्तों? देखिएगा, इसका कारण जो है उसके कान ध्वनि स्रोत को विभिन्न दूरियों पर है। उसका कान जो है ध्वनि स्रोत से विभिन्न दूरियों पर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। बताइएगा दोस्तों वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग जो है 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। जब वायु का तापमान कितना हो? 25 डिग्री सेल्सियस हो तब। इंस्पात में ध्वनि का तापमान, सॉरी बोलने में मिस्टेक करते हैं दोस्तों। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ध्वनि का वेग जो है 346 मीटर प्रति सेकंड, जब वायु का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो तब। इंस्पात में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों? तो 1480 या फिर इसको 1500 कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड। 1480 मीटर पर सेकंड जो है इंस्पात में ध्वनि का वेग होता है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 61 की ओर। कहता क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? कौन सी परत दोस्तों? तो यह जो है ओजोन मंडल जो है क्षतिग्रस्त होता है। ओजोन मंडल की ऊंचाई की बात करते हैं तो यह 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है एक प्रोटोकॉल चलाया गया था, जिसे हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका जो है शुरुआत 1987 से किया गया था। किस लिए? ओजोन परत के संरक्षण में कमी लाने के लिए। एक है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, आप लोग को शायद मालूम होगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को दोस्तों 1997 में अपनाया गया था। 1997 में अपनाया गया था। इसको शुरुआत जो है यानी 2005 में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। लागू कब हुआ था? 2005 में। अपनाया गया था 97 में। किस लिए दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? CO2, N2O, जल बाष्प, एक है दोस्तों CH4 और O3, ठीक है। ये सभी जो क्या है ग्रीन हाउस गैस के श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 62 की ओर। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है। जब दो दर्पण जो है समतल स्थान पर होगा तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है दोस्तों 360 बटा में थीटा होता है। जब समानांतर होगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो 360 बटे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई 75 डिग्री पर मतलब रहेगा तो यहाँ पर बटा में थीटा का मान कितना धर देंगे? 75 धर देंगे, चाहे जो रहेगा उसका मान धर देंगे, ठीक है। एंगल का मान धर के निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है परा उच्च आवृत्ति के तरंगे साधारणतः संचारित होती है। साधारणतः जो है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित होती है। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों
65 की ओर। ठीक है, कहता है लोड बीच में है। ठीक है, लोड बीच में है और फोर्स बटा इफोर्ट, एक साइड है फोर्स बटा इफोर्ट, इधर जो है इफोर्ट बटे फोर्स है। ठीक है, एल से हुआ लोड, एफ से फोर्स, ई से इफोर्ट हो गया। तो अगर लोड बीच में रहेगा तो यह द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का कुछ उदाहरण के लिखते हैं, तो उदाहरण क्या है दोस्तों, सरौता, सरौता। ठीक है, एक गाड़ी वाला पहिया, ये सभी क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगर फोर्स बीच में रहा, ठीक है, अगर फोर्स बीच में रहा तो क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का उदाहरण हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगर इफोर्ट बीच में रहा तो यह हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उदाहरण। तृतीय श्रेणी में कौन आते हैं दोस्तों, मनुष्य के हाथ, मनुष्य का हाथ जो है, मनुष्य का हाथ जो है तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। एक है दोस्तों चिमटा, ठीक है, मनुष्य का हाथ, चिमटा और हल, ये सब क्या है, तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आते हैं। कहता निम्न युग्मों में से कौन सी सही सुलेमित है, कौन सा सुलेमित है। दांत के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये गलत है दोस्तों। दांत के लिए क्या होगा, दांत के लिए फ्लोराइड प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, कहता भोपाल गैस त्रासदी के लिए फ्लोराइड प्रदूषण, ये गलत है दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट है। आम्ल वर्षा के लिए दिया हुआ है मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भी गलत है दोस्तों। अम्ल वर्षा के लिए क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चर्म चर्म कैंसर जो होता है ओजोन रिक्तता के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है। चर्म कैंसर जो है ओजोन जो है छेद हुआ उसके कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 की ओर। कहता है निम्न तत्वों में से कौन सा एक वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है। स्वतः दीप्त होने के लिए जो है श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लाल फास्फोरस का उपयोग जो है माचिस में होता है, लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 की ओर। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। कहता हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल के रूप में सनई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। इसे ढैचा भी कहते हैं सनई को। क्वेश्चन नंबर आइएगा 69 की ओर। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, वह जो है एनिमल चारकोल है। ठीक है, एनिमल चारकोल मतलब जो है, मतलब जानवर के हड्डी का, जानवर के हड्डी को इसमें जो है प्रयोग करते हैं, जानवर के हड्डी। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। हालांकि अब इसका प्रयोग बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। ठीक है, लेकिन पहले जो है जानवर के हड्डी से ही जो चीनी हम लोग का रहता है दोस्तों, वह जो है रंगीन टाइप का रहता है, भूरा टाइप का रहता है। ठीक है, लेकिन जानवर के हड्डी का चारकोल बना करके जो है इसको साफ करके चीनी को उजला कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़े। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा बाध्यता दी जाती है क्योंकि, बताइएगा, क्योंकि जो है इसके अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, अधिक उठाने की शक्ति रखता है। ये गलत है दोस्तों। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 की ओर। ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन क्या है दोस्तों, कार्बन के नैनो प्रतिरूप है, कार्बन के नैनो प्रतिरूप। कार्बन के अपरूप कौन कौन है दोस्तों, एक तो हीरा है दोस्तों, एक है ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट, और एक दोस्तों फ्लोरेंस है। क्या है, फ्लोरेंस। हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरेंस ये सभी जो है कार्बन के अपरूप है। अगर नैनो प्रतिरूप कौन है, ग्रेफीन से नैनो प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 72। 72 में देखिए दोस्तों, कहता हाइड्रोजन गैस का एक मोल ऑक्सीजन अधिक को जलाकर उन 290 केजी उष्मा देता है। उन परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस को जलाने से कितनी उष्मा देता है। जब हाइड्रोजन गैस को जो है 1 ग्राम जलाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को 1 मोल बराबर होता है 2 ग्राम दोस्तों। 1 मोल बराबर कितना होता है, 2 ग्राम। यहाँ पर दिया हुआ है 4 ग्राम, 4 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, 4 ग्राम मतलब 2 मोल हो जाएगा, तो 290 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 580 केजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 की ओर। इंजाज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन। तो इंजाज जो है, इंजाज ऊंट का नाम है। ठीक है, इंजाज जो है ऊंट का नाम है। दुनिया के पहली मादा क्लोन ऊंट, बताइएगा कब विकसित किया गया था। तो दुनिया का पहला मादा क्लोन ऊंट का विकास जो है 2009 में हुआ था, 2009 में। इसी का नाम जो है इंजाज रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 74, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया स्वंद बाष्पन से संबंधित है, कौन सा है, उष्मा शोषक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे निवेदन है कि अपने तरफ से कम एक सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो।